नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इन पंक्तियों से भारत की परंपरा का वर्णन किया गया है, साथ ही भारत की माटी को चंदन के समान बताया गया है। अनेक कवियों ने, लेखकों ने, अनेक लोगों ने भारत भूमि को लेकर अपने विचार अलग अलग शब्दों में व्यक्त किए हैं, लेकिन उनके माध्यम से इस माटी का जो गुणगान किया गया है वह बड़ा ही अनुपम है, अद्भुत है। देश की माटी के साथ जुड़ाव की जब हम बात करते हैं तो अनेक महापुरुषों की भी बात होती है अनेक क्रांतिकारियों की भी, अनेक विचारकों की भी, और भावनात्मक रूप से भी ये बात होती है कि इस देश के साथ, इस माटी के साथ, इस भूमि के साथ हमारा क्या रिश्ता है। हमारे यहाँ लंबे समय से, प्राचीन काल से कहा जाता रहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि को माँ कहा गया है, धरती को माता कहा जाता है, और शायद ही विश्व में भारत भूमि के अलावा शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिले जहाँ देश को माँ कहा जाता है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। इस धरती के साथ अपना रिश्ता जो है वो माँ बेटे का रिश्ता ये बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से एक एकात्मता का भी भाव आता है। इस समय आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, और आज़ादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जैसी चर्चाएं पिछले दिनों से हम सब सुन रहे हैं, एक बड़ा शानदार एक अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो आज़ादी का अमृतकाल और मेरी माटी मेरा देश अभियान, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर चेतन प्रकाश जी राजपुरोहित। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर चेतन प्रकाश जी राजपुरोहित प्रोफेसर हैं कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन विभाग के आप राजस्थान के प्रदेश सह संयोजक हैं। सबसे पहले चेतन जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये अभियान प्रारंभ किया गया, मेरी माटी मेरा देश अभियान, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का अभियान है ये? इस प्रकार का अभियान है कि आज का युवा जाने, अपनी माटी को जाने, अपनी माटी को नमन करे, वंदन करे और उसका स्मृति करे। क्यों करे इसकी स्मृति? माटी का मतलब ये है कि केवल मिट्टी से नहीं है, उस माटी से जुड़ी हुई यादें, उस माटी से जुड़े हुए लोग, उस माटी से जो आगे बढ़े हैं, उन सब की प्रेरणादायक जो वाक्य है, प्रेरणादायक जो चीज़ें हैं, उनको आज के युवा को अपने स्मृति के अंदर रखने के लिए, क्योंकि ये देखने के लिए आया अभी 21वीं शताब्दी के अंदर कि आज का युवा अपने उन पुरातात्विक महत्वपूर्ण जो सम्मानित लोग हैं, जो दिवंगत आत्माएं जिन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दी है, उन सब को याद करने में कहीं न कहीं पीछे रहा है, ऐसा देखने में लगा है। इसीलिए इस कार्यक्रम जिसका नाम रखा है मेरी माटी मेरा देश, उसको नमन करने, उसको वंदन करने के लिए ये कार्यक्रम का एक आगाज किया गया है आज़ादी के अमृतकाल के उत्सव पर। चेतन जी, आपने कहा कि देश का युवा जो है कहीं न कहीं जो क्रांतिकारी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, या जो देश के महापुरुष हुए हैं, जो देश की परंपराओं के संवाहक हुए हैं, उनको याद करने में या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में पीछे रहा है। जितनी जानकारी होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है। कारण क्या मानते हैं, क्या कारण रह गया, कहाँ कमी रह गई? इसके एक दो कारण तो मेरे को पता है जी कि पिछले 65 साल के अंदर जो कुछ घटनाक्रम भारत के सिस्टम के अंदर घटित हुए हैं, और मैं इसमें एक पाठ्यक्रम को भी मानता हूँ, इसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही है पिछले 65 साल में कि उन युवा जो पढ़ाई करता है स्कूल एजुकेशन से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक, उनको उस इलाके के, उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस शहर के जो भी लोग हुए हैं, जो भी लोग जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया है, तपस्या की है, इस देश को बनाने में जिनका योगदान रहा है, उनको भूल नहीं पाए, और भूलने नहीं देने के लिए ही कई बार शिक्षा पाठ्यक्रमों में भी ये कमी महसूस हुई थी कि उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और जब शामिल होंगे तो बच्चा जब पढ़ेगा तो वो निश्चित रूप से उनके मार्ग को अनुसरण करेगा, और इस देश को विकसित बनाने में और इस देश की प्राचीन परंपरा को जीवित रखने में भी बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आज का युवा है वो ही आगे देश चलाना है, और उसको अगर अपनी धरती, अपनी धरोहर और अपने प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा पुरुष के बारे में अध्ययन होगा
तो मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि जब दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का लक्ष्य, उस व्यक्ति के कार्य सभी उस देश को विकसित बनाने में, इस देश की परंपरा को जीवित करने में और देश का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे संसार में, मैं तो कहता हूँ ग्लोबल लेवल पर भी ऐसे महापुरुष इस भारत की धरती पे पैदा हुए हैं, उन सबको स्मरण करने से एक उत्साह मिलता है, एक नया मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। इसी काम को करने के लिए ये मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज़ किया गया पूरे भारत के अंदर। इस क्रम में 5 कार्यक्रम करने का एक लक्ष्य रखा भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चेतन जी का कहना है कि वास्तव में जिस तरीके से हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो उससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। और यदि आज की नई पीढ़ी अपने महापुरुषों को, अपनी परंपरा के संवाहकों को पर्याप्त उनकी जानकारी यदि नहीं रखती है तो कहीं ना कहीं उसमें कमी जो रह गई वो रह गई शिक्षा पद्धति की। पाठ्यक्रम में जितना स्थान इन सब महापुरुषों को मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उतना स्थान उन लोगों को नहीं मिल पाया। अनेक विश्लेषक भी ऐसा कहते हैं कि भारत के लिए भावी पीढ़ी किस तरीके से तैयार हो, किस प्रकार की पीढ़ी हो जो अपने मान बिंदुओं पर गर्व कर सके, अपने स्वत्व का भाव जिसमें हो, स्वत्व का स्वाभिमान जिसमें हो, इस तरीके का भाव यदि जो होगा उस पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम महापुरुषों को पढ़ते हैं और साथ ही हम चर्चा करते हैं नई पीढ़ी से देश के महापुरुषों के बारे में, तो वो विचार आगे से आगे बढ़ता रहेगा। चेतन जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की, तो इसमें निश्चित रूप से बात ये भी आती है कि सब स्थानों पर संकल्प के कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण वाली जो बात कही है, पहला प्रण उसमें विकसित भारत का बताया गया है। यूँ तो लंबे समय से और सभी सरकारें कोशिश करती हैं कि देश आगे बढ़े, देश विकसित हो, लेकिन ये जो इस मेरी माटी मेरा देश अभियान है इसमें एक पंच प्रण में विकसित भारत जोड़ा गया है। क्या विचार रहा है? विकसित भारत ये बहुत बड़ा विचार है और विकसित भारत की परिकल्पना इस देश का प्रत्येक युवा करे और उस विकसित भारत को बनाने में इस देश का युवा अपना क्या योगदान दे सकता है। मेरे को अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने कहा था, इस देश का युवा 2 मिनट मौन रह करके और केवल ये सोचे कि मैं इस देश को क्या योगदान दे सकता हूँ, इस देश को विकसित करने में मेरा क्या योगदान हो सकता है। और अगर हर युवा ये सोचने लग जाए तो अपने आप उसका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा और जिस क्षेत्र में भी वो काम कर रहा है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा, इस देश को विकसित करने में मेरा अधिक से अधिक योगदान हो और मेरी भी भागीदारी इस कार्य के अंदर हो। और ये प्रेरणा जब मिलने लगेगी तो इस देश को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उसी कड़ी में लगातार ये देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे प्रेरणा स्रोत पुरुष बहुत हुए राजस्थान की माटी के अंदर जी। और उनको याद करना इस युवाओं का लक्ष्य होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अभी एक संबोधन दे रहा था किसी महाविद्यालय के अंदर, तो मैंने एक छोटी सी बात कही थी और उसके ऊपर 1 घंटा में बोला था। मैंने छात्रों को ये कहा था, 2 चीज़ें दिमाग में रखिए। एक तो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आप अगर उनकी तस्वीर अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको उनकी दिनचर्या का भी पता चलेगा कि मेरे पिताजी अभी इस समय गांव के अंदर क्या कर रहे हैं। और जब आपको ये पता चलेगा तो कभी भी आपका जीवन भटकेगा नहीं, गलत रास्ते पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि कितनी मेहनत से आपके पिताजी ने आपको यहाँ भेजा है और किस मेहनत से आपके पास वो सारे संसाधन जुटा रहे हैं। उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से आप अगर देश के महापुरुषों को भी अपने दिमाग के अंदर रखें। मैं बार बार सबको कहता हूँ, काम करे कम करे ज़्यादा करे ये प्रश्न अलग है, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि मेरे को अब्दुल कलाम आज़ाद बनना है, मेरे को महाराणा प्रताप बनना है, मेरे को वीर शिवाजी बनना है, मेरे देश के जो शहीद हुई मिट्टी के लिए शहीद हो गए, दिवंगत हो गए, उस प्रकार से इस देश की माटी के लिए चाहे मेरा सर्वस्व अर्पण करना है, तो ही इस देश का युवा इस देश को विकसित करने में अपनी भूमिका तय करेगा और अपनी भूमिका अदा करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चेतन जी ने कि आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, आप जो भी काम करते हैं, वो काम करते समय आप देश के महापुरुषों का स्मरण करते रहें और साथ ही अपने माता पिता की स्थिति का भी आप स्मरण करें। कितने संघर्षों के बाद वो आपको उचित शिक्षा दिला पाते हैं और उनके संस्कार आप में परिलक्षित होते हैं। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं यही भाव मेरी माटी मेरा देश
अभियान में भी रखा गया है। मुझे ध्यान आता है एक प्रसंग रामायण में, जब ऐसा कहा जाता है कि रावण का वध करने के पश्चात लक्ष्मण ने कहा भगवान राम से कि भैया ये सोने की जो नगरी है हम क्यों नहीं यहाँ रहें। तो एक श्लोक कहा जाता है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और ये सोने की लंका भी मुझे मोहित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती है। इतना बड़ा महत्व श्री राम ने भी जननी और जन्मभूमि का बताया है, और उसी भाव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका जुड़ाव अपनी जन्मभूमि के साथ, अपनी कर्म भूमि के साथ कितना रहता है, ये तय करता है कि आप किस प्रकार के नागरिक बनने वाले हैं। चेतन जी, दूसरे प्रण की बात करते हैं तो बात होती है गुलामी की हर सोच से मुक्ति। देश ने अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 76 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, उसके बाद भी ये बात कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि गुलामी की हर सोच से मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिलक्षित भी होती है, ये कई रूपों में परिलक्षित होती है। शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो मेघालय की शिक्षा पद्धति परिलक्षित होती है। दिल्ली के अंदर जब जाते हैं, दिल्ली के अंदर घूमते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है कि मेरे को ऐसा नहीं लगता ये भारत की राजधानी के अंदर घूम रहे हैं। वहाँ पे जो शिलालेख में देखता हूँ, वहाँ पे जो बिल्डिंग में जो देखता हूँ, वहाँ पे जो स्मारक में जब देखता हूँ, और उन सबको देखने के बाद में मुझे गर्व महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो उन लोगों के स्मारक है, उन लोगों की स्मृतियाँ हैं जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिन्होंने इस देश को एक बेड़ियों में जकड़ के रखा था। उस बेड़ियों से निकलने के लिए इस देश के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया था। और क्या हम इसीलिए इस देश के अंदर हैं कि हम उनको क्या प्रेरणा लेंगे? हम अगर हम शिक्षा के अंदर पढ़ेंगे तो हमें क्या प्रेरणा मिलेगी? और रोड के ऊपर से जब हम निकलेंगे तो उसको बिल्डिंग को देख के क्या प्रेरणा, कि हम गुलामी की दास्तां को याद करें या भुलाने की कोशिश करें? मैं हमेशा कहता हूँ कि ना तो याद करना है, और भुलाने की कोशिश इसलिए नहीं होगी, अगर वो दिखाई ही नहीं देगा, वो नाम पढ़ने में ही नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से इस भारत का युवा, इस भारत का नागरिक निश्चित रूप से देश के प्रति करने के लिए सोचेगा, और सोच भी रहा है, परिवर्तन भी आ रहा है। मैं कभी ये नहीं कहता कि परिवर्तन नहीं आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जिस गति से परिवर्तन आज की सरकार, आज के माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इस देश को विकसित करने की बात करते हैं, उन सब कार्यों को संपन्न करने के लिए इस देश के युवा के बिना ये काम कभी भी संभव नहीं हो सकता। और ये देश का युवा जब जागरूक होगा और उसका लक्ष्य निर्धारित होगा, और मैं तो कहता हूँ किसी भी फील्ड में काम करें, ज़रूरी नहीं आप साइंटिस्ट बने, ज़रूरी नहीं आप खेल में जाएं, आप जिसमें पारंगत है उसमें एक कहावत है कि सर्वोच्च स्तर तक पहुंचना, और वहां तक जब आप पहुंचते हैं तो इस देश का नाम रोशन करते हैं। और तिरंगा जब किसी भी संसार के किसी भी कोने में जब तिरंगा लहराता है तो इस देश की 130 करोड़ जनता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और यही दिन देखने के लिए माननीय मोदी जी ने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, इसके मेन 3 भाग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। पहला भाग पर्यावरण। पर्यावरण को क्यों ध्यान में रखा गया है? पर्यावरण को इसलिए ध्यान में रखा गया है, जिस प्रकार ओजोन परत की बात होती है, जिस प्रकार वनों का खतरा हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुआ है, जिस प्रकार आधुनिकता के युग में जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए अगर आप गांव के अंदर एक व्यक्ति एक पेड़ का सिद्धांत भी अपनाए तो वो गांव हरा भरा होगा, पर्यावरण संतुलन सुधरेगा, और गांव की उन्नति में भी उन पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान होगा आने वाले समय के अंदर। साथ ही चर्चा और भी करेंगे कि किस प्रकार से मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसके साथ जन जन को जोड़ने की किस प्रकार से योजना बनाई गई। लेकिन जब हम पंच प्रण की बात कर रहे थे और उसमें द्वितीय प्रण में जब बात आती है गुलामी की हर सोच से मुक्ति की, तो चेतन जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रखा कि दिल्ली में जब जाते हैं तो इनको लगता है कि कहीं अपनापन सा महसूस नहीं होता, और इशारों में इन्होंने बड़ी बात कह दी है कि वहाँ किस प्रकार के लोगों के नाम पर सड़कों के नाम हैं, किस प्रकार के लोगों के नाम पर वहाँ बड़े भवनों के नाम हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश को जिन लोगों ने गुलाम बना के रखा, ऐसे लोगों के नाम पर, चाहे वो माउंटबेटन हो या फिर और कोई अंग्रेज अधिकारी रहे हों, उनके नाम पर यदि कोई बड़े भवन मिलते हैं, या फिर औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर, इनके नाम पर यदि आपको वहाँ सड़कों के नाम मिलते हैं तो मन में कुछ भाव आता है, और वो भाव आपके स्वाभिमान को जागृत करने वाला भाव नहीं आता, क्योंकि
भारत की यदि परंपरा की बात करें तो एक बड़ी विराट उदात्त परंपरा रही है। इन्हीं नामों के स्थान पर यदि आपको किसी स्थान पर अर्जुन मार्ग दिखाई दे, किसी स्थान पर भीम के नाम पर कोई भवन आपको दिखाई दे, आपको सम्राट विक्रमादित्य, राजा कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त, चाणक्य, जिन नामों को लेकर भारतीय को, हर एक भारतीय को, प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है कि हमारी परंपरा सुश्रुत और चरक जैसी परंपरा रही है, हमारी परंपरा आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की परंपरा रही है, हमारी परंपरा नागार्जुन की परंपरा रही है, हमारी परंपरा वाल्मीकि और तुलसीदास की परंपरा रही है। हमारे यहाँ महापुरुषों की कोई कमी नहीं रही। समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे वहां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महापुरुष आपको मिलेंगे, लेकिन जब सत्ता जिन लोगों के हाथ में होती है और उनका मानसिक दृष्टिकोण किस प्रकार का रहता है, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए पंच प्रण में ये जो द्वितीय प्रण जोड़ा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, निश्चित रूप से बहुत ही इसका सुखद परिणाम आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। चेतन जी, हम बात कर रहे थे तीसरे पंचप्रण की, विरासत पर गर्व की बात हुई, तो मुझे लगता है कि संभवतः यही चर्चा जो हमने गुलामी की सोच से मुक्ति की बात की उससे मिलता जुलता विषय है। चौथा विषय इसमें आता है एकता और अखंडता, एकजुटता का। क्या भाव रहा होगा इस पंचप्रण में इस विषय को जोड़ने के पीछे? इसमें सबसे बड़ा भाव ये रहा, ये एक देश एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते के अंदर विभिन्न प्रकार के फूल है और विभिन्न प्रकार के फूलों में कई शक्तियाँ पूरे संसार की ऐसी है जो इस हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती है, उस गुलदस्ते को खराब करना चाहती है, उस गुलदस्ते के कुछ फूल तोड़ना चाहती है। ये जो शक्तियाँ इस देश के लिए काम कर रही है, उन शक्तियों को कैसे नेस्तनाबूद करें, उन शक्तियों को कैसे कमज़ोर करें और इस देश की ताकत जो है एक मुट्ठी बांध करके इस देश का प्रत्येक नागरिक ये गर्व के साथ खड़ा होकर के कहे ये हिंदुस्तान हमारा है और इस हिंदुस्तान के अगर कोई भी बात आती है तो उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो जीवन में हमारे पास है वो सर्वस्व अर्पण करने के लिए इस देश के लिए हम तैयार हैं। इसी भावना को ध्यान में रख करके एकता और अखंडता की बात करते हैं। और एकता की अखंडता की बात करना इसलिए आज के युग में ज़रूरी है कि ये केवल अपने देश की बात नहीं है, इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर, इस सोशल मीडिया के युग के अंदर विभिन्न प्रकार की ताकतें भारत को कमज़ोर करने का प्रयास ये नहीं कर रहा, आज से कर रही है, सदियों से करती आ रही है। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में हमें ये देखना होगा कि इन शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए। आखिरी जो प्रण की बात है वो है नागरिकों द्वारा कर्तव्य पालन की। तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से कुछ हिस्सों में कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है, तनाव होता है, दंगा होता है, क्या उस प्रकार की परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? किस प्रकार से देश में शांति रहे, किस प्रकार से देश विकास की तरफ आगे बढ़े, इस हेतु सामान्य व्यक्तियों को जागृत करने के लिए क्या ये विषय जोड़ा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन है, ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें जी। ये भाव प्रत्येक नागरिक में आना चाहिए। अधिकार मांगना अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, अधिकार होते हैं और अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन साथ में कर्तव्यों को भी याद रखना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कर्तव्यों को ध्यान अपन नहीं रखेंगे और केवल अधिकार की बात करेंगे तो ये देश कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, इस देश को नुकसान होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि कर्तव्य के अधिकार के साथ कर्तव्य को साथ में रख करके और अपने उत्तरदायित्व को भी तय करना कि मैंने शुरू में भी कहा था आपको कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये भावना भी पैदा होनी बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश, इसमें इस बात को मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था, 3 बातों का समावेश किया गया है जी। पर्यावरण, हमारी थाती, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारे दिवंगत शहीद, हमारे सेना के जवान, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान, हमारे पुलिस के जवान, जो भी इस देश की सेवा करते हुए दिवंगत हुए हैं, जिस गांव और जिस शहर के हुए हैं, उनके शिलालेख वहाँ पे लगे। बच्चा जब स्कूल बस्ता लेकर के जाता है तो वहाँ वो अपने आप नमन करेगा उन लोगों को। अगर उनको शिलालेख दिखाई देगा, उसके अंदर नाम दिखाई देंगे, और उसी जब वो नमन करेगा खड़ा होकर के, वो बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा देश के लिए समर्पित बच्चा होगा और अपना लक्ष्य उसी समय वो निर्धारित करेगा कि मेरे गांव के इन 5 व्यक्तियों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं,
प्रेरणा मिलेगी उसको। और मैं शहीद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि उस रूप के अंदर वो बच्चा जब दिमाग के अंदर रखेगा तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, इन सब का जब समावेश होगा तो इस देश का युवा उठ करके खड़ा होगा। और ये वर्ल्ड का एक भारत ऐसा देश है जिसको युवाओं का देश कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस प्रकार के स्मारक बनाए जाएंगे। उन स्मारकों पर उस गांव से, उस पंचायत से जुड़े हुए जो भी लोग जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा किया है, उन सब लोगों के नाम उस स्मारक पर अंकित किए जाएंगे और उस स्मारक को ही नाम शिला फलकम दिया गया है। उस शिला फलकम पर उन लोगों के नाम होंगे और वहाँ से जब उस ग्राम पंचायत के, उस गांव के लोग निकलेंगे तो उनको वो शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे, उनका पुण्य स्मरण भी करेंगे और साथ ही उनको पल पल में ये भी ध्यान रहेगा कि हमारे देश का ऐसा गौरवशाली इतिहास है, हमारे गांव की ऐसी परंपरा है कि यहाँ इस देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले लोग भी यहाँ हुए हैं। और कहीं ना कहीं भाव उसके माध्यम से ये भी आता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस प्रकार का भाव जब होता है तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है। चेतन जी, कार्यक्रम की जब हम बात कर रहे थे तो साथ में दो नाम और जुड़ते हैं इसमें। एक अमृत वाटिका की बात आई, पर्यावरण से संबंधित विषय है, आपने स्पष्ट भी किया कि 75 पौधे अमृत वाटिका में हर एक ग्राम पंचायत में लगने हैं। साथ ही एक अमृत कलश यात्रा की भी बात हुई। यो सामान्य रूप से बात करते हैं कलश यात्रा तो भागवत कथाएं होती हैं, राम कथाएं होती हैं, महिलाएं कलश यात्राएं निकालती हैं। आजादी के अमृत काल में अमृत कलश यात्रा का क्या विचार है आखिर? अमृत कलश यात्रा का विचार जो है बिल्कुल अच्छा विचार है। और इस मैं कह रहा हूँ अपने गांव, अपने शहर की मिट्टी, मैं शुरू में कहा था ये मिट्टी नहीं है, ये इस देश की थाती है जिसके अंदर हमने जन्म लिया, इस देश के प्रत्येक नागरिक ने जन्म लिया है। और जब इस जन्म लिया तो इस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है और इस मिट्टी के कर्ज को हम किस रूप में इस देश की सेवा करके उतार सकते हैं, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब मेरे गांव जाता हूँ, अभी चूंकि मेरे साथ दो दुर्घटना घटी तो मेरे माताजी पिताजी का देहांत हो गया। मेरे गांव के स्टेशन से जब मैं नीचे उतरता हूँ तो एक स्टेशन पहले मेरे को वो सारी पिक्चर याद आती है जो मेरे गाँव की पुरानी परंपराओं के अंदर रही थी। और आजकल सोशल मीडिया में एक काम थोड़ा अच्छा भी हो रहा है कि पुरानी चीज़ों को याद दिलाया जा रहा है गाँवों की। जब मैं उस मिट्टी के जब स्टेशन पे उतरता हूँ, नीचे मेरा मिट्टी जब लगाता हूँ माथे पे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। आज भी मेरी 57 साल की उम्र हो गई है। क्यों हो गई है? कि वो इसलिए हो गई है कि उस धरती के ऊपर पाँव रखते ही मेरे को ये पता चलता है कि आज कौन है इस दुनिया में और कौन इस दुनिया से चले गए हैं। और जो चले गए हैं उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, इस गांव के लिए क्या किया, इस मिट्टी के लिए क्या किया। और वो लोग मेरे को क्यों याद आते हैं, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सुनाता हूँ मैं आपको कि वो लोग क्यों याद आते हैं। एक बार किसी बच्चे से स्कूल में एक टीचर ने पूछा कि आप में से ऐसे कौन से व्यक्ति है जो दादाजी का नाम जानते हैं। आपको आश्चर्यजनक चीज़ बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान के युवा की एक भी बच्चे ने हाथ खड़ा करके नहीं कहा कि मेरे दादाजी का ये नाम है। दूसरा प्रश्न किया गया वहाँ पर कि आप में से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी को कौन कौन जानता है। सभी ने हाथ खड़े कर दिए जी। तब उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, ऐसा कैसा हो सकता है जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया था, आपको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किया था, उनका तो आप नाम नहीं जानते, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको कभी देखा नहीं, आपने कभी उस व्यक्ति को देखा नहीं, आप उसकी पूरी बायोग्राफी बताने के लिए तैयार है। वो इसलिए संभव हुआ है कि आपके पिताजी ने जो समय दिया था उसका अधिकांश भाग आपकी परवरिश में, आपके सिस्टम में आपको आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन जिन लोगों की बायोग्राफी याद है उन्होंने इस देश को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनको परिवार की चिंता नहीं थी, उनके बच्चों की चिंता नहीं थी। और इसी भाव को ध्यान में रख करके जब मैं उस मिट्टी को मेरे माथे पे लगाता हूँ तो मेरी पिछली फिल्म जो जीवन की है वो तरोताज़ा हो जाती है और एक प्रेरणा मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गांव के अंदर भी मैं 350 पेड़ लगा के आया हूँ और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ उसमें से एक भी पेड़ जले नहीं, एक भी। और उसके लिए मैंने जीवन में जो मैं उसके लिए कर सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। उसके बाद में मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मेरे गांव के अंदर 350 पेड़ की एक वाटिका मैं मेरे निजी रूप से बनाऊं, मेरे पिताजी और माताजी की याद में। लेकिन वो पिताजी और माताजी की याद में जो उस गांव में जो पेड़ बड़े होंगे 20 साल के बाद में, तो ये प्रेरणा हर अभी से मिल रही है। मैं कह रहा हूँ अभी से मिलनी शुरू हो गई है।
मेरे गांव में आज कम से कम मैंने 1800 पौधे में लाया था। गांव का हर नागरिक आ रहा है 4 पौधे मेरे को दो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप जब स्वयं अपने स्तर पर कुछ संकल्प लेते हैं तो समाज को भी उससे प्रेरणा मिलती है। देश की माटी की इन्होंने बात की तो मुझे याद आ गई कुछ पंक्तियां कि भारत भूमि की माटी भी चंदन है कुछ और नहीं, भारतवासी तिलक लगाकर गौरव से भर जाते हैं, परदेसी भी नहीं घूमने तीर्थ करने आते हैं। भारत की भूमि को तीर्थ क्षेत्र कहा गया है, धर्म क्षेत्र इसको कहा गया है। और निश्चित रूप से हमारी इस माटी का जब हम तिलक लगाते हैं तो ये चंदन जैसी हमें प्रतीत होती है। इतना अद्भुत ये अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चलाया गया, मेरी माटी मेरा देश अभियान। और देशभक्ति का भाव तो ग्राम ग्राम स्तर पर जिस प्रकार से बढ़ा है। समय की सीमा है चेतन जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे यदि एक तरीके से हम देखें इस अभियान को, मेरी माटी मेरा देश अभियान, क्या लगता है कितना सफल हो पा रहा है? देशभक्ति का भाव किस स्तर तक बढ़ पा रहा है और किस तरीके से देश एकात्मता के भाव में बढ़ने वाला है? ये देखो, पिछले 8-9 साल में, कल की एक घटना बताता हूँ, चंद्रयान की। मैं टीवी पे देख रहा था रात में, फेल भी हुए थे एक बार, लेकिन प्रेरणा मिली कि इस काम को करके इस दुनिया को दिखाना है। वो ताकत मिली जब नेतृत्व सक्षम होता है, नेतृत्व निर्णय लेने वाला होता है, नेतृत्व ताकतवर होता है, तो जो उस काम करने वाले लोग हैं उनको एक ऊर्जा का संचार होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको उत्साहित होते हैं वो, और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। कल मैं पूरा कार्यक्रम देख रहा था, उन्होंने कहा था जो कमियां पिछली बार भारत हम लोगों से रह गई थी, हमने प्रयास किया है कि वो कमियां तो नहीं रहे, उसके अलावा ये मिशन पहले जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे उससे भी अच्छे रूप में आज सफल हो। इसके लिए ये सब संभव इसलिए हो रहा है कि जब नेतृत्व सक्षम होता है तो बिल्कुल ये देश आगे बढ़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूँ। मैंने शुरू में भी कहा 3 बातें इसके अंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पंचप्रण। पंचप्रण, बच्चा जब शपथ एक दीपक हाथ में लेकर के या मिट्टी हाथ में लेकर के जब वो कोई शपथ लेता है, कोई प्रण करता है, तो मेरा ये मानना है इस हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक बच्चा ये समर्पित है, कहीं कमी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है देश समर्पित नहीं है, समर्पित है, लेकिन एक भावना को जगाने का प्रयास करना है, उन लोगों को उस दिशा देने का प्रयास करना है, क्योंकि दिशाहीन जब मानव होता है तो विनाश की तरफ जाता है। लोगों को दिशा देने का काम मेरी माटी मेरा देश अभियान ने किया है और लोगों में देशभक्ति का भाव भी जागृत हुआ है। साथ ही इस विषय को पर्यावरण के साथ जोड़ा गया है। हर एक ग्राम पंचायत में 75 पौधे तैयार करके अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर चेतन जी आपने हमारे को नई नई जानकारियाँ दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश की राजधानी में भी 7,500 गांवों से मिट्टी पहुंचेगी और वहां अमृत वाटिका का निर्माण होगा। और उस अमृत वाटिका में देश के अलग अलग भागों से जो पौधे पहुंचेंगे उनका एक साथ वो पौधारोपण होगा। एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के माध्यम से हुआ है और इसमें जन जन की भागीदारी भी हो रही है। ये अभियान आगे बढ़े, देश इसके माध्यम से आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।